अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी इंटरलिंक्ड विद अदर डिसिप्लिन्स। कि बायोटेक्नोलॉजी जो सा है वो दूसरे डिसिप्लिन से या दूसरी जो से साइंस हैं साइंस की ब्रांचेस हैं उनसे कैसे इंटरलिंक करती है। इसका आंसर है कि बायोटेक्नोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड विद मैनी साइंटिफिक डिसिप्लिन बिकॉज इट रिक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो अब इसको नीचे बताया गया है कि किस तरह ये डिफरेंट ब्रांचेस के साथ लिंक करती है। तो सबसे पहले है बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रोसेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक देयर बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक फंक्शन। अब ये है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो सा है हमें बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर और जेनेटिक फंक्शंस को समझने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या है, हमें बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हम बायोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। फिर है केमिस्ट्री। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन इन सेल ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये केमिकल रिएक्शन जो उनसे हैं जो सेल या ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उनकी हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जब हम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जैसा ड्रग्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहे हैं या इसका फिर क्या मेटाबॉलिज्म कैसा। तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ ये किस तरह कनेक्टेड है। इट हेल्प इन एनालाइजिंग डाटा, मॉडलिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेकिंग एक्यूरेट कैलकुलेशंस इन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या आता है। Computers are used to study gene sequence, analyze protein, and manage large set of genetic data. This help in areas like gene therapy and drug development. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जो सा हम जीन सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं, फिर प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए, और फिर जो सा हमारे पास लार्ज जो जेनेटिक डाटा या सीक्वेंसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस यूज़ करते हैं, मतलब कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ करते हैं। फिर है इंजीनियरिंग कैसे काम आती है या बायोटेक्नोलॉजी के साथ किस तरह रिलेटेड है। तो उसके अंदर है बायोटेक्नोलॉजी यूज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन प्रोसेस लाइक जीन मैनिपुलेशन एंड क्रिएटिंग टूल्स फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च एंड एप्लीकेशन। अब जिस तरह के जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं तो उसके अंदर जीन मैनिपुलेशन करना सेल के अंदर और टूल्स जो जिनसे क्रिएट करना ऐसे कि जिसके हम बायोलॉजिकल रिसर्च को आगे कर सकें, या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर अदर डिसिप्लिन जो से है उसके अंदर आ जाता है एरियाज लाइक फिलॉसफी। फिलॉसफी किस तरह है कि एथिकल कंसर्न आ जाते हैं। एथिकल कंसर्न्स के अंदर के मतलब कोई जिस जो हम प्रोडक्ट या चीज़ जो काम हम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये ठीक है ये नहीं है, ये सब कुछ आ जाता है। एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है कॉस्ट आ जाती है एंड इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो उसकी कीमत कितनी है, लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब कुछ जो सा है इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद ये नीचे जो सी हैं जिस वैसे ब्रांचेस लिखी हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो सी हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो उसके अंदर है ह्यूमन एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ये आपने वैसे देख लेना है। फिर है दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इस आएगा। तो इसका है कि बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन सेवरल वेज। मतलब जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फिर ड्रग्स बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर किस तरह रोल प्ले करती है, ये किस तरह हेल्पफुल है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है बायोफार्मा। बायोफार्मा इन्वॉल्व करती है This involves using living organisms such as bacteria or yeast to produce drugs, vaccines and therapeutic proteins। ठीक है, अब बायोफार्मा के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिस तरह के बैक्टीरिया या यीस्ट को यूज करके हम ड्रग्स, वैक्सीन या फिर थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाते हैं। These biologically derived drugs are used to treat diseases like cancer, diabetes and autoimmune disorder। इसमें ये है बायोफार्मा में कि हमने यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी का बोलते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके ड्रग्स बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं या फिर थेरापेटिक प्रोटीन्स बनाते हैं और इससे हम अपने डिसऑर्डर्स को क्योर करते हैं। दूसरा जो सा आता है वो है जीन थेरेपी। बायोटेक्नोलॉजी अलाउ साइंटिस्ट टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर बाय करेक्टिंग फॉल्टी जीन्स। अब इसके अंदर क्या है कि जो सा हमारा डिसऑर्डर है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, फॉल्टी जीन को ही करेक्ट कर रहे हैं। इन जीन थेरेपी हेल्दी जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पेशेंट सेल्स टू रिप्लेस डिफेक्टिव वंस प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल क्योर फॉर द डिजीज। ठीक है, जीन थेरेपी में है कि हमने जो सा हमारा डिजीज जो जीन था हमने उसी को ही चेंज कर लिया। फिर है जीन नॉकआउट टेस्टिंग।
इसके अंदर क्या होता है, दिस टेक्निक हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स बाय टर्निंग देम ऑफ और रिमूविंग देम इन ऑर्गेनिज्म। दिस कैन आइडेंटिफाई हाउ सर्टेन जीन्स कंट्रीब्यूट टू डिजीज विच एड इन ड्रग डेवलपमेंट। इसके अंदर ये क्या है जीन नॉकआउट टेस्टिंग में, कि हम ना जो सा एक जीन है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उस एक जीन को ऑफ कर देते हैं, मतलब कि आप ये समझ लें कि उसको रिमूव कर देते हैं वहां से, फिर हम जो सा है ड्रग को डेवलप करते हैं, मतलब कि फिर ड्रग देखते हैं कि इस ड्रग का अब ऑर्गेनिज्म, अगर जीन प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट है, अगर जीन प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट तो क्या इफेक्ट है। इस तरह ये सारा जो सा प्रोसेस है ये ड्रग डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल होता है। तो ये अब ये जीन की जो सा है ऑन ऑफ जो सा होना, या जीन को जीन का टेस्ट करना, ये सारा कुछ जो सा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। फिर आता है हमारे पास फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये जो सा ये कॉमनली यूज होती है। बायोटेक्नोलॉजी यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थ्रू फर्मेंटेशन। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, सर्टेन वैक्सीन जो सी हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन के एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 3 टाइप्स जो सी हैं वो स्पेसिफिक भी की जा सकती हैं, या फिर वैसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी जो सी हैं 3 जो सी टाइप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उनको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले जो सा है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से जाहिर है, यूज करते हैं हम यूटिलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास माइक्रोबियल बायोलॉजी की, क्या है कि माइक्रोबियल बायोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन में, जिस तरह क्या है यीस्ट यूज होती है ब्रेविंग बियर एंड वाइन। इंजाइम यूज कर सकते हैं, इंजाइम इम्प्रूव्ड इंजाइम फॉर द फूड मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये एप्लीकेशन हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रही है। हमने इंजाइम्स जिनसे है हमने ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे ड्राइव की, या उनसे हमने कल्चर करवाई, उसके बाद उनसे है इम्प्रूव इंजाइम को हम फूड के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर है डिकंटामिनेशन के लिए मोर एफिशिएंट प्रोसेस फॉर रिमूविंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, या फिर डिग्रेडेड बैक्टीरिया जिस तरह यूज करते हैं प्लास्टिक डिग्रेडेशन के लिए। तो ये डिकंटामिनेशन मतलब कि पोल्यूशन को खत्म करने के लिए भी हम माइक्रोब्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिन। मेडिसिन में क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन सच एज इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स, इनके जरिए जो सा है हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो मेडिसिन की जो सा है हम इस तरह प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजीज टू डिटेक्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन एंड फूड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स को। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि फोकसेस ऑन द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट्स फॉर बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर, ताकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं वो बेटर हो सके। एप्लीकेशन इसकी क्या है कि जेनेटिकल इंजीनियर प्लांट्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डेवलप्ड ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट दैट रिक्वायर फ्यूअर पेस्टिसाइड, मतलब कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं और उनको कम पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा पेट्स के अगेंस्ट जो सा है वो रेजिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट आती है कि फूड विद द हायर प्रोटीन और विटामिन कंटेंट, उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाता है। फिर है फार्मास्यूटिकल्स प्लांट्स इंजीनियर टू प्रोड्यूस ड्रग्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। यही मॉलिक्यूलर फार्मिंग हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये है कि प्लांट्स जो है इंजीनियर किए गए हैं वो ड्रग्स बनाएंगे, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग बोलते हैं। जिस तरह हम टोबैको प्लांट से वो यूज़ करते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके अंदर। तो पहला क्या है, एड्रेसिंग द नीड ऑफ द इंक्रीज फूड प्रोडक्शन टू फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो सा है हमारी फूड प्रोडक्शन जो सा है उसका आएगा, हमें फेस करना पड़ेगा कि 2050 तक जो सा है हमें 70% फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम पॉपुलेशन की फूड में जो से नीड है उसको मीट कर सकेंगे। फिर है इश्यूज विद द जीन ट्रांसफर लीडिंग टू सुपरवीड्स। अब सुपरवीड्स क्या है, हमारे पास इस तरह होता है कि एक हमने जेनेटिकली पेस्ट रेजिस्टेंट जो सा प्लांट तैयार किया, अब हमने उसको ग्रो करवाया। अब होता है कि जिस तरह हम कॉमन फार्मिंग कर रहे हैं तो वो जो सा है वो प्लांट हमारे पास जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है उसका क्रॉस हो जाता है एक वाइल्ड टाइप के साथ, मतलब कि वो उस प्लांट के साथ जिसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट उनका जो प्लांट बनेगा उसको हम सुपरवीड्स बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि वो मुकम्मल रेजिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो
उससे फिर क्या है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब एक जो सा है हाइब्रिड प्लांट बन जाता है, आप कह सकते हैं हमारे पास, तो उससे यील्ड पे भी असर पड़ता है, यील्ड कम हो जाती है, पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इस वजह से इस तरह के हमें बहुत से इश्यूज डील करने पड़ते हैं। फिर आती है एथिकल डिबेट सराउंडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की, जो जेनेटिकली हम मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं उसके ऊपर एथिकल डिबेट्स भी आ जाते हैं, एथिकल इश्यूज भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद है हमारे पास एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनिमल्स यूज करेंगे हम। इसके अंदर हमारे पास है बायोरिएक्टर्स। एनिमल्स को हम यूज करते हैं हमारा जो है प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, और एनिमल्स मॉडिफाइड टू एक्सप्रेस ह्यूमन जीन्स, फ्लोटिंग प्रोटीन इन गोल्ड मिल्क। ठीक है, ये वाले ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर ह्यूमन जीन इंसर्ट किए होते हैं। तो ये भी जो सा है, इसी हमने उनसे अगर कोई ड्रग या कोई प्रोटीन वगैरह बनानी हो, वो लेनी हो, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर है रिसर्च मॉडल्स। एनिमल यूज्ड इन जीन नॉकआउट स्टडीज फॉर टू अंडरस्टैंड जीन फंक्शन विच हेल्प इन डेवलपिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है, हम एनिमल्स को जो सा है हम रिसर्च स्टडीज के अंदर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोनिंग। तो 1997 में जो है डोली शीप बनाई गई थी, तो ये फर्स्ट क्लोन मैमल था, और इसके भी बहुत ज़्यादा है लीडिंग टू एडवांसमेंट इन क्लोनिकल टेक्निक्स दैट में प्रोड्यूस द ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांट, रेजिंग द एथिकल क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन क्लोनिंग। ठीक है, हमने एनिमल को क्लोन कर लिया, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग पे क्या है, एथिकल क्वेश्चन रेज हुए थे। बायोटेक्नोलॉजी का फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज होती है। दिस इन्वॉल्व द मेथड टू डिटेक्ट यूनिक डीएनए पैटर्न इन ऑर्गेनिज्म, मेनली यूज्ड इन फोरेंसिक। फोरेंसिक के अंदर इसका इस्तेमाल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प द इन्फॉर्मेंट्स बाय using trace the amount of biological material like tissue, hair, blood and body fluids found at the crime scene। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि डीएनए टेस्ट है, और हम उससे उसका अगर कहीं से भी जो हमारा क्रिमिनल है, हम या हमें क्राइम साइट पर कोई भी टिश्यू, हेयर, ब्लड या फिर कोई भी थोड़ा सा भी फ्लूइड मिल जाए, तो उससे हम डीएनए निकाल के हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है फर्स्ट यूज इन 1987 टू कन्विक्ट द रैपिस्ट इन इंग्लैंड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज सिंस बिकम स्टैंडर्ड एविडेंस इन कोर्ट वर्ल्ड वाइड। पहला जो सा है, पहली दफ़ा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया गया था वो 1987 में यूज़ किया था। एक किसी भी जो एक रैपिड था इंग्लैंड में, उसके अगेंस्ट उसके इसके अंदर जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। उसके बाद जो है ये एक वर्ल्ड वाइड एविडेंस बन गया, स्टैंडर्ड एविडेंस बन गया। इसके बाद है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग include the paternity testing to identify the child's father and identifying human remains। ठीक है, अब मतलब कि ये पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। फिर उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज़ हेल्प रिड्यूस पोचिंग बाय एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ द इंडेंजर स्पीशीज। ठीक है, अब इसमें क्या है, पोचिंग बोलते हैं हंटिंग को, कि मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें पता चला कौन सी स्पीशीज है जो से है इंडेंजर्ड हो रही हैं, तो उससे फिर क्या हुआ, हमने हंटिंग को कम किया, उन्होंने उनकी हंटिंग पे बैन कर दिया। दिस इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रैक डिजीज लाइक इकोलाई कंटामिनेशन, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मोर। ये जो सा है इसको हम डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या है, बायोरेमिडिएशन यूज बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन द नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंसेस पार्टिकुलरली पोल्यूटेंट्स। ये हमें पता है पोल्यूटेंट्स को करने के लिए यूज होता है। ये नीचे बताई गई हैं एग्जांपल्स के कब कब कैसे कैसे जो है बायोरेमिडिएशन स्टार्ट हुई। फिर हमारे पास आता है एक्सप्लेन डिफरेंट चैलेंजेस दैट बायोटेक्नोलॉजी इज फेसिंग इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में बायोटेक्नोलॉजी को कौन कौन से इशू फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास एथिकल इश्यूज हैं, रेगुलेशंस आती हैं। इसके बाद हमारे पास है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस में क्या है, लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू बायोटेक प्रोडक्ट्स एंड पेटेंट डिस्प्यूट्स। मतलब ये कि हमने अगर कोई न्यू प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना हो या फिर कुछ और या पेटेंट करवाना हो, तो उसके लिए क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लॉन्ग टाइम भी लगता है। तो ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद है हाई कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एक्सपेंसिव मेकिंग इनोवेशन कॉस्टली। ठीक है, हमने कोई भी रिसर्च करनी हो या एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उसके लिए जो है पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब कि वो महंगी चीज़ें हैं, या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं या फिर जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो कॉस्टली होते हैं। फिर आती हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है, इंश्योरिंग जीन एडिटिंग सेफ्टी एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू आ सकता है इसके अंदर। फिर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में क्या है, रिस्क विद जीएमओज एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल बायोटेक सॉल्यूशंस।
ठीक है, these challenges slow progress but encourage the careful advancement in the field. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ यू कैन सेट अप लैब एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इसका आंसर जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने लिखा है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मतलब इसका ही आंसर होगा। आप इसको अपने वर्ड्स में या जो आपको बेटर लगता है आप इसका वो आंसर भी राइट कर सकते हैं, वरना आप इसको भी रीड कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फिश। फिश क्या है हमारे पास, फ्लोरोसेंस इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम टिश्यू सेक्शंस आर प्रिपेयर्ड ऑन माइक्रोस्कोप स्लाइड। ठीक है, हम जो हमारे पास माइक्रोस्कोप स्लाइड होती है उसके ऊपर हम हमारा जो सैंपल है उसको प्रिपेयर करते हैं। सैंपल में हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम या फिर टिश्यू सेक्शंस होते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, हम हाइब्रिडाइज करते हैं प्रोब के साथ। A fluorescently labeled DNA or RNA probe complementary to that target gene is added to the sample. फिर क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वाशिंग आता है। एक्सेस अनबाउंडेड प्रोब्स आर washed away. फ्लोरेसेंट डिटेक्शन में क्या आता है, द स्लाइड इज एक्सपोज टू फ्लोरेसेंट लाइट काजिंग द बाउंड प्रोब टू emit फ्लोरेसेंस। ठीक है, फिर उसको हम एक्सपोज करते हैं फ्लोरेसेंट लाइट में, तो जो प्रोब जहाँ पे होता है वो लाइट इमिट करता है। फिर है एनालिसिस, फ्लोरेसेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द टारगेट जीन और द मैसेंजर आरएनए, अलाउइंग द रिसर्चर टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, जब फ्लोरेसेंस होगी वहां पे इंडिकेशन हो जाएगी कि यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, और उस जीन के जो सा है हम लोकेशन देख सकते हैं टारगेट जीन के अंदर या फिर मैसेंजर आरएनए के अंदर। ये आ जाता है, ये फिश का प्रिंसिपल है। फिर है डिफरेंशिएशन बिटवीन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या है हमारे पास, एंजाइम दैट क्लीव द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद इन द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। ठीक है, ये न्यूक्लिक फिर जो स्ट्रैंड है उसके अंदर जो सा है ब्रेक डाउन करती है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, और दे कट एट द स्पेसिफिक इंटरनल साइट व्हेन द डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल रेदर देन एट द एंड। मतलब ये एंड की बजाय ये जो सा है इंटरनल पे कोई भी साइट है वहां पे ये कटिंग कर सकती है। नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है दो एंजाइम की, इको R1 और हिंड 3। ये जो सी है ये एंडोन्यूक्लियस है, ये विद इन द न्यूक्लिक एसिड मटेरियल के या न्यूक्लिक स्टैंड के विद इन जो सा कटिंग करती हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सोन्यूक्लियस है, इसके अपोजिट है एंजाइम दैट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। ठीक है, ये एंड से करती हैं। ये कौन सा एंड हो सकता है, 5 एंड या फिर 3 एंड दोनों हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में है एक्सोन्यूक्लियस 1 और एक्सोन्यूक्लियस 3। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल के अंदर आता है। फिर है हमारे पास स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स। क्या होते हैं स्टिकी एंड, जो उनसे होते हैं उसमें क्या है कि व्हेन डीएनए इज कट इन अ वे दैट लीव्स ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन एट द एंड्स। ठीक है, आप इसके डायग्राम भी देख सकते हैं कहीं से तो आपको समझ आ जाएगा। स्टिकी एंड्स में क्या होता है, एंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड हमारे पास बचता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ना सेक्शन थोड़ा सा बचता है डीएनए का। ठीक है, वो एंड पे बचता है। और इसकी शेप का क्या है कि द एंड्स हैव शॉर्ट अनपेयर्ड डीएनए बेसिस दैट कैन स्टिक कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द अदर डीएनए। और नीचे जो सी है ये एग्जांपल दी गई है इसके, कि इफ स्टिक्शन एंजाइम कट द डीएनए इन अ स्टैगर्ड मैनर इट क्रिएट्स स्टिकी एंड्स। ठीक है, इसके बाद इसके यूजेस बताए गए हैं, बिकॉज दे कैन इजीली बॉन्ड विद द डीएनए फ्रेगमेंट्स, दे हैव कंप्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स, दे ऑफन यूज इन क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है ये स्टिकी एंड्स यूज होते हैं। ब्लंट एंड क्या है, जब डीएनए को जो स्ट्रेटली कट कर दिया जाए, व्हेन द डीएनए इज कट स्ट्रेट अक्रॉस लिविंग नो ओवरहैंगिंग बेसिस। ठीक है, ये जो सा हमारा स्टैंड है बिल्कुल सीधा उसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, ब्लंट एंड्स बनते हैं। ब्लंट एंड्स का क्या है, दे आर फुली पेयर्ड विद नो सिंगल स्टैंडिंग सेक्शन स्टिकिंग आउट। ठीक है, कोई भी सेक्शन बाहर को निकला नहीं होता स्टिकिंग के लिए, ये बिल्कुल जो है फुली पेयर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ये बनते हैं। इफ द एक्सट्रैक्शन एंजाइम कट द डीएनए इवनली इट क्रिएट्स ब्लंट एंड्स। ठीक है, इवनली कटिंग होगी तो हमारे पास ब्लंट एंड होंगे, अगर हमारे पास इवनली अनइवन कटिंग होगी तो हमारे पास स्टिकी एंड्स बनेंगे। फिर हमारे पास है हाउ प्लाज्मिड कैन बी हेल्पफुल इन क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका है कि प्लाज्मिड आर यूजफुल इन क्लोनिंग फॉर सेवरल रीजंस। ये क्या करते हैं, हम प्लाज्मिड यूज करते हैं क्योंकि ये कैरी करते हैं जीन्स को, जीन के कैरियर के तौर पर है। प्लाज्मिड कैन होल्ड जीन दैट साइंटिस्ट वांट टू क्लोन, द जीन कैन बी इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड इजीली। जो सा हम जो जीन है जिसको हमने इंसर्ट करना है वो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हो जाता है। फिर दूसरा आता है कॉपी करने का, कॉपिंग का आता है कि वंस प्लाज्मिड इज इनसाइड बैक्टीरिया इट कैन मेक मेनी कॉपीज ऑफ इटसेल्फ दैट जीन इट कैरीज एवरी टाइम द बैक्टीरिया डिवाइड्स। ठीक है, इसका है कि ये इसकी कॉपिंग भी इजी है, बहुत ज़्यादा जल्दी कॉपी इसकी बन जाती है। अगर हमने एक बार मतलब पहला प्लाज्मिड तैयार कर लिया है, इसके अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो बैक्टीरिया जिस तरह डिवाइड होगा उसके साथ ये प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के अंदर जो जीन होगा वो भी साथ साथ डिवाइड होते रहेंगे, हमें कॉपीज जल्दी मिल जाएंगी। फिर आती है सिलेक्शन की बारी। प्लाज्मिड ऑफन हैव द जीन्स दैट मेक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है,
हमारे जो उनसे प्लाज्मिड है उनके अंदर यूजुअली जो सा है हम जीन जो उनसे ले रहे होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसके जरिए हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम करते हैं this means that after introducing the plasmid only bacteria that took it up will survive when exposed to antibiotic making it to find successful clones। मतलब कि अगर रिकम जो सा है प्लाज्मिड स्पेसिफिक जीन के साथ जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होगा तो वो बैक्टीरिया जो सा है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा। इसके बाद हमारे पास जो सा है नेक्स्ट आता है वो है इजी टू वर्क विद, मतलब कि प्लाज्मिड के साथ काम करना आसान है। प्लाज्मिड कैन हैव डिफरेंट साइट्स वेयर साइंटिस्ट कैन इंसर्ट वेरियस डीएनए फ्रेगमेंट्स मेकिंग देम फ्लेक्सिबल फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद हमारे पास आता है जीन एक्सप्रेशन। Plasmid can be designed to make the inserted gene to produce a lot of protein which is useful for the research and application। ये आ गया कि प्लाज्मिड को हम डिजाइन करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्टेड जीन जो सा उसके अंदर होता है वो लॉट ऑफ प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन को ही हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, प्रोटीन जब बनती है तो which is useful for research and application। ठीक है, इसके बाद है efficient transfer। it is easy to introduce plasmid to bacteria allowing the researcher to quickly start their experiment। ठीक है, efficient transfer ये इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लाज्मिड की, कि ये जीन कैरी करता है, कॉपिंग इसकी इजीली जल्दी हो जाती है, सिलेक्शन भी इजी है, इजी टू वर्क है, जीन एक्सप्रेशन इसके अंदर जल्दी हो जाता है, एफिशिएंट टू ट्रांसफर है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन? क्या है ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। कोई भी बाहर से डीएनए जो हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा बताया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल टेक्स अप द फॉरेन डीएनए फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बाहर से जो हमने डीएनए मटेरियल या जो भी जेनेटिक मटेरियल हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, तो बैक्टीरिया जो सा है उसको अपने जीनोम के अंदर, अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिस इज ऑफन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया अलाउइंग दोज बैक्टीरिया टू एक्सप्रेस न्यू जीन्स और प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ठीक है, ये हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं। हम प्लाज्मिड करते हैं बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट, तो ये जो सा प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, उसके अंदर कॉपरेट कर जाता है। ठीक है, और फिर अपन से अपना एक्सप्रेशन शो करता है, फिर हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। इसके स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में क्या होता है बैक्टीरियल सेल आर मेड competent थ्रू द ट्रीटमेंट्स लाइक हीट शॉक इलेक्ट्रोपोरेशन। मतलब कि हम उसको competent क्या होते हैं एबल टू टेक डीएनए। ठीक है, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए एंड मतलब कि जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट हो सके, उसके हम उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर जो सा है प्लाज्मिड या फ्रेगमेंट इज एडेड टू द कंपिटेंट सेल। पहले उसको प्रिपेयर किया कि उसके अंदर डीएनए इंटर हो सके, फिर हम डीएनए या प्लाज्मिड को उसके अंदर इंटर करते हैं। द सेल टेक अप द फॉरेन डीएनए फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ठीक है, सेल के अंदर वो डीएनए इंटर हो जाता है। फिर एक्सप्रेशन होती है। न्यू डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड एंड एक्सप्रेस्ड बाय बैक्टीरिया अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और द अदर फंक्शंस बाय इंसर्टेड जीन। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सप्रेशन हो जाती है। ये आप याद ना भी रखें, मेन यही याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या है फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर है व्हाट आर प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफ गुड डीएनए वेक्टर, कि जो अच्छा डीएनए वेक्टर है उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो उसके कुछ फीचर्स उनसे हैं यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अंदर क्या है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है अलाउज द वेक्टर टू बी कॉपीड इनसाइड द होस्ट सेल। मतलब कि उसके अंदर रेप्लिकेशन हो सके, जब हम वेक्टर को किसी भी अपने होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दें तो वहाँ पे वो रेप्लिकेट हो सके। ये उसकी इनसे क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर क्या है सिलेक्टेबल मार्कर्स कंटेन जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल क्लोन्स। मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मार्कर्स वगैरह या कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके, जिस तरह उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, जिससे हम क्या है क्लोन्स को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर सके। मतलब कि वो वेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हों जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें क्लोन के अंदर। फिर हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एक जन सा अच्छा वेक्टर होता है उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं ताकि वो उसके पास काफी मतलब के ऑफर सेवरल यूनिक साइट्स फॉर इंसर्टिंग डीएनए इजीली, ताकि जो हमारा डीएनए वो इजीली इंसर्ट हो सके। फिर है प्रोमोटर रीजन्स ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इंसर्टेड जीन फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन। यही है कि उसके अंदर प्रोमोटर रीजन भी होने चाहिए कि जब हमारा जीन इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद उसकी प्रोटीन प्रोडक्शन भी हो सके। फिर है स्मॉल साइज हो तो वो इजी टू मैनिपुलेट होता है और इजीली जो है दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमारे पास आती है स्टेबिलिटी में क्या है मेंटेन्स द इंसर्टेड जीन विदाउट लूजिंग इट ओवर टाइम। मतलब कि अगर हमने जीन इंसर्ट कर दिया तो वो फिर स्टेबल भी उसको इनकॉर्पोरेट करके स्टेबल भी हो जाए। ये ना हो कि वो हमने जीन ऐड किया इंसर्ट किया, वो ऐड होने के बाद दोबारा उसको रिमूव कर दे अपने अंदर से। तो स्टेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। ये कुछ जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं
प्रैक्टिकल फीचर्स हैं अच्छे जो सा है डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के। फिर है हाउ यू आइडेंटिफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ क्लोन, कि हम क्लोन के अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो सा है डीएनए लाइब्रेरीज आता है। डीएनए लाइब्रेरीज क्या है कि डीएनए लाइब्रेरीज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर जीनोम और द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, डीएनए लाइब्रेरी के अंदर जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया है या फिर वो वाले फ्रेगमेंट्स या फिर पूरा जो सा जीनोम है या उसके जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइब्रेरी के अंदर। दिस लाइब्रेरीज कैन बी जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरीज, ये जो सी हैं जीनोमिक मतलब के पूरे डीएनए की भी हो सकती हैं, और cDNA जो सी है वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए का हमें पता है कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए मैसेंजर आरएनए से कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, तो या फिर उसका हो सकता है। ठीक है, डीएनए लाइब्रेरीज जो सा है इसके जरिए हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग क्या है? आफ्टर डीएनए क्रिएटिंग अ डीएनए लाइब्रेरी रिसर्चर कैन स्क्रीन इट फॉर द स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग वेरियस मेथड। पहले हमने डीएनए लाइब्रेरीज बना ली, अब डीएनए लाइब्रेरी भी तो हमारे कौन सा सिर्फ एक ही जीन की बनी है, उसके अंदर पूरा जीनोम है, बहुत सारे डीएनए के पार्ट्स हैं, तो उसके अंदर हमने अपना कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या फिर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि रिसर्चर कैन यूज लेबल प्रोब्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू sequence the gene they want to find. If the probe binds to the clone containing insulin gene, it indicates the presence of that gene. Hybridization probe के अंदर जैसे हमने पढ़ा है क्लोनिंग हाइब्रिडाइजेशन, सेम वही प्रोसेस है स्क्रीनिंग का, कि इस प्रोसेस के जरिए हम प्रोब यूज करते हैं। प्रोब फ्लोरेसेंट होता है, वो हमारा जो सा है जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ जाके बाइंड कर देता है, तो फिर उसको हम फ्लोरेसेंस की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू एम्प्लीफाई स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम लाइब्रेरी बाय डिजाइनिंग प्राइमर दैट मैच द इंसुलिन जीन सीक्वेंस। रिसर्चर कैन सिलेक्टिवली एम्प्लीफाई एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लोन। ठीक है, पीसीआर के अंदर किया, पीसीआर में क्या होगा, हम प्राइमर्स को डिजाइन करके फिर हम जो सा सीक्वेंस को मैच कर लेते हैं। रिसर्चर्स जो है इसको यूज करते हैं सेलेक्टिवली एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब कि हमने किसी खास जीन को एम्पलीफाई कराना है तो उसके लिए भी हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं करेक्ट क्लोन की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, स्केच बनाना है क्लोनिंग हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, ये आप लोगों ने बना लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर एंड टेल मी रोल ऑफ द कोफैक्टर मैग्नीशियम इन पीसीआर। कोफैक्टर इन पीसीआर, तो कोफैक्टर जो है वो मैग्नीशियम कोफैक्टर होता है, इसलिए मैंने मैग्नीशियम भी साथ राइट कर दिया। इसके बाद प्रिंसिपल में हमारे पास से तीन चीजें आती हैं, तीन मतलब कि पीसीआर जो सा मेथड है उसके तीन जो से मेन स्टेप है। पहला है डीनेचुरेशन, इसमें डीएनए को हीट करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो लाजमी याद रखने हैं, वो 94 से 98 है। फिर है अनिलिंग, अनिलिंग होती है, अनिलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ये 55 टू 65 होता है। प्राइमर जो से है वो टारगेट सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन या एलोंगेशन होती है, तो इसमें टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है न्यू डीएनए के स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये जो सा साइकिल है वो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है और हमें जो सा टारगेटेड अमाउंट मिल जाती है डीएनए की। अब आ जाती है बात कोफैक्टर की, कि कोफैक्टर का रोल क्या है। तो मैग्नीशियम जो सा कोफैक्टर है वो क्या करता है, सबसे पहले करता है एक्टिवेट डीएनए पॉलीमरेज। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम टू वर्क फंक्शन प्रॉपर्ली, मतलब कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी एक्टिवेशन के लिए हमें मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, तभी अगर मैग्नीशियम होगा तो इसकी एक्टिवेशन होगी और ये प्रॉपर्ली वर्क करेगी। फिर है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, इट हेल्प टू स्टेबलाइज द बाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द पॉलीमरेज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बाइंडिंग जो है पॉलीमरेज के साथ उसमें हेल्प करता है। यही बात आ जाती है, डीएनए पॉलीमरेज भी जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है एक दूसरे के साथ, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड उसके बाद दूसरी न्यूक्लियोटाइड, तो ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड ऐड करना, तो उसके अंदर भी क्या है कि ये हेल्प करता है मैग्नीशियम। फिर है स्टेबलाइज डीएनए स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम स्टेबलाइज डीएनए स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास है कि हाउ एगारोज कैन बी हेल्पफुल इन डिफरेंशिएशन ऑफ डीएनए बैंड, कि डीएनए बैंड की डिफरेंशिएशन में एगारोज कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो एगारोज या फिर एगारोज के जरिए हम डीएनए के बैंड को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो सा है वो हमारे पास क्या आता है, साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन कैसे होती है कि हम साइज की बेस पर जो सा है डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, तो यही होता है कि जो सा एगारोज जेल है इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, तो उसकी बेस पे हम स्मॉलर साइज और लार्जर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर है विजुअलाइजिंग द बैंड आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल कैन बी स्ट्रेन्ड विद द
डीएनए बाइंडिंग डाई, जिस तरह के हम एथिलियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, और फिर वो उससे क्या है डीएनए के बैंड विजिबल हो जाते हैं जब हम एथिलियम ब्रोमाइड को ऐड करते हैं जेल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसको फिर जेल को हम यूवी लाइट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसके बैंड क्लियर नजर आते हैं। फिर है एस्टिमेटिंग द साइज बाय कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ द डीएनए बैंड्स टू द डीएनए लैडर, रिसर्चर कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट का साइज कर सकते हैं कि लार्जर है स्मॉलर है। जो हमारे पास डीएनए लैडर होगा ना, उसका तो हमें साइज पता होता है, वो हमें पता है कि हम नॉन साइज का लैडर लगाते हैं, तो उससे कंपेयर करके हम इसका साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर है प्योरिटी एंड क्वालिटी असेसमेंट, तो क्या है द डिस्टिंक्शन एंड शार्पनेस ऑफ द बैंड कैन इंडिकेट द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द डीएनए सैंपल, हेल्पिंग टू डिटरमाइन इफ द फर्दर एनालिसिस इज नीडेड और नॉट। इसमें ये है कि मतलब हम उसकी प्योरिटी क्वालिटी का अंदाजा उसका जो बैंड आया है, जो बैंड की जो पिक्चर आई है उसकी शार्पनेस देख के, उसकी ना जो इतनी डिस्टिंक्टनेस देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। मेन यही है कि ये साइज की बेस पे हमें सेपरेशन करता है, और फिर हम उसको विजुलाइज करके फिर उसके साइज का भी अंदाजा लगा लेते हैं, उसकी प्योरिटी का भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास।